हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम 5 टॉपिक्स यानी कि 5 सब टॉपिक्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे नैनो मटेरियल्स, उसके बाद हम कार्बन के एलोट्रोप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ग्रीन फ्यूल्स और साथ में पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री से। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं आपसे बोलती हूँ ग्रीन केमिस्ट्री, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? सोचिए। तो मैक्सिमम केस में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं, उन्हें लगता है प्लांट से रिलेटेड कोई केमिस्ट्री, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं। तो ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड केमिस्ट्री जो होती है वो हम बॉटनी में पढ़ते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट ग्रीन केमिस्ट्री को लिंक कर देते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों अलग अलग हैं। तो हम पहले शुरू कर लेते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई पॉल्यूशन है, कोई कंटामिनेंट है, वो क्या है केमिकली और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। फिर हम ग्रीन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो ग्रीन केमिस्ट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हम ये समझते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो पहले से की जा रही थी उनसे एनवायरनमेंट में कोई हार्म था, कोई प्रॉब्लम कॉज कर रही थी वो, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट या उसका ऑल्टरनेटिव कोई पाथवे निकाला। यानी कि किसी रिएक्शन में या तो उसकी जो प्रोसेस जा रही थी, अगर उसमें कुछ हार्मफुल या हैजार्डस केमिकल जनरेट हो रहे थे, या फिर जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, या वो जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो हैजार्डस थे। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है? ऐसे रिएक्शन को कहती है कि नहीं यूज़ करें, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? उसकी जगह हम ऐसी रिएक्शंस या ऐसे पाथवेज को यूज़ करेंगे जहां पर ये टॉक्सिक केमिकल्स नहीं रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझ में आए क्या डिफरेंस है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बात की बात है कि पॉल्यूशन हो चुका और अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इसे क्या कम करना है, कैसे करना है। ग्रीन केमिस्ट्री रिएक्शन स्कीम से रिलेटेड है कि रिएक्शन होने से कुछ हार्म्स या हैजार्डस चीजें निकल सकती थी, उसे ये अर्लियर स्टेज में स्टॉप कर दे रहे हैं। उस रिएक्शन या उस स्कीम को फॉलो ही नहीं कर रहे जहां से पॉल्यूशन कॉज हो रहा था, हार्म वाली चीजें सामने आ रही थी। ठीक है, तो अब फिर ग्रीन केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रीन केमिस्ट्री एक सस्टेनेबल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिस केमिस्ट्री में हम ऐसी प्रोसेसेस को या प्रोडक्ट को डिजाइन या ऑप्टिमाइज करते हैं जो या तो कंप्लीटली जो हमारे टॉक्सिक केमिकल हैं उनके यूज़ को ख़त्म कर दें, या फिर उन प्रोसेसेस को या तो ख़त्म ही कर दें या थोड़ा बहुत लोअर डाउन करें। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the design and optimization of products and processes in order to lower or remove altogether the use and generation of toxic chemicals। यही बात हम कर रहे थे, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम शुरू करते हैं कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये किन प्रिंसिपल, किन बेसिस पे काम कर रही है। तो साइंटिस्ट ने 12 प्रिंसिपल निकाले और कहा कि इसके बिहाफ पर आप अपने रिएक्शन को, प्रोडक्ट को या फिर प्रिकर्सर्स को डिज़ाइन करें। ठीक है, तो वो 12 प्रिंसिपल अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 1 बाय 1 हर प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे विद सम सूटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो प्रिंसिपल कहता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। आपने कोई रिएक्शन करी, आपको पता है कि इसका कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट था, उसके अलावा कोई बाय प्रोडक्ट बना जो आपके लिए वेस्ट है, तो हम उसे जनरेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे भी तो आपने डिस्पोज ऑफ करना है या उसे ट्रीट करना है। तो इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट जनरेशन ऑफ वेस्ट rather than to treat it when it is generated। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ और 1 बाय 1 सारे प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो पहला प्रिंसिपल है वो मैंने लिख दिया है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ वेस्ट rather than क्लीनिंग और ट्रीटिंग इट वंस इट इज जनरेटेड। अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं, देखिएगा अभी जब ना ग्रीन केमिस्ट्री के आगे एप्लीकेशन में हम देखेंगे हमारे पास 2 सिंथेसिस हैं, एक पैरासीटामोल की और एक एडिपिक एसिड की। तो उनकी रिएक्शन स्कीम के कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। इस वक्त पॉसिबली आपको याद करने में मुश्किल हो, लेकिन जब आप वो रिएक्शन स्कीम याद करेंगे तो ईजिली इसे याद कर लेंगे। तो इसमें लिखिएगा, जब कन्वेंशनल सिंथेसिस होती है पैरासीटामोल की, तो उस वक्त होता ये है कि हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल।
तो जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो उस वक्त हमें सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनॉल रिक्वायर्ड होता है, वही डिजायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ साथ में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बनता है जो कि यूजलेस है हमारे लिए, ठीक है। तो ये वेस्ट है, तो हम इस स्कीम से ना जाके ग्रीन रूट से जाते हैं। ग्रीन रूट में हम पहले स्टेप में फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो अलग से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इन द conventional synthesis of paracetamol, in the conventional synthesis of paracetamol, nitration of phenol leads to generation of ortho and para नाइट्रोफिनॉल। तो अब इसे कैसे लिखना है? रिएक्शन देखेंगे। तो नाइट्रेशन जब होता है, ये आपके पास फिनॉल है, इसमें आपने डाला नाइट्रिक एसिड, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रेशन जब होता है तो नाइट्रेशन से एक तो आपको बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में आपको मिल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी। तो ये है आपका ओ नाइट्रोफिनॉल जो कि हमारे लिए क्या है? वेस्ट। जबकि ये जो है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आपके पास होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां तक आप इसको नोट कीजिएगा। ओके, तो ये है पहला प्रिंसिपल। तो इसमें लिख देंगे इंस्टेड वी कैन यूज ग्रीन सिंथेसिस रूट। अब ग्रीन सिंथेसिस में क्या होता है? उसमें यहां पर आप नाइट्रेशन नहीं करते, क्योंकि नाइट्रेशन से देख रहे हैं दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या कर देते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरे प्रिंसिपल में जाते हैं। ओके, तो जो आपका दूसरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो रिएक्शन होती है इट शुड बी 100% एटम इकोनॉमिक, ठीक है। अब इसे हमें समझना कैसे है? इसे हमें कुछ इस तरीके से समझना है कि किसी रिएक्शन को करने के लिए जो भी प्रिकर्सर या फिर उसके स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज हुए हैं, जो रिएक्टेंट यूज हुए हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाने चाहिए। तो हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, पहले लिखा है एटम इकोनॉमी, एटम से रिलेटेड है। किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल आपके जो है वो यूज हो रहे हैं, वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हैं। तो जितने एटम आप ये समझिएगा रिएक्टेंट में थे, उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। और कौन से प्रोडक्ट में? बाय प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हम, डिजायर्ड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसमें जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास होता है हेबर्स प्रोसेस। इसमें क्या है? आप अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं तो रिएक्शन में होता है N2 + 3H2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस NH3, ठीक है। इस रिएक्शन स्कीम में क्या होगा? आप देखिएगा, एटम्स देखिएगा, यहां पर 2 नाइट्रोजन थे क्या रिएक्टेंट साइड में? यस। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। हाइड्रोजन देखिएगा 6 और इधर भी है 6। तो आपके प्रोडक्ट में उतने ही एटम इनकॉर्पोरेट हुए हैं जितने रिएक्टेंट में थे। कोई भी चीज वेस्ट नहीं हुई, बाय प्रोडक्ट में नहीं गई। तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? एटम इकोनॉमिक रिएक्शन। तो ये 100% एटम इकोनॉमिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड प्रिंसिपल को, जो कहता है कि हमें हैजार्डस केमिकल की सिंथेसिस को रोकना है। हम कोई भी ऐसी रिएक्शन स्कीम को ना फॉलो करें जिसमें हैजार्डस बाय प्रोडक्ट बने आपके जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ में। तो यही लिखा हुआ है, वी शुड अवॉइड such reaction schemes where hazardous byproduct are forming or synthesized। एग्जाम्पल के लिए जब हम एल्काइलेशन करते हैं फिनॉल्स का, तो होता ये है कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है ईथर, उसके साथ साथ आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। और ये जो HCl है ये कोरोसिव नेचर का है, ये ऑक्सीडाइजिंग है,
ठीक है। दूसरी बात, ये अगर एनवायरनमेंट में HCl गैस जाएगी तो एसिड रेन भी कॉज करता है। तो एक बार हम रिएक्शन को लिखना शुरू करते हैं। रिएक्शन है आपके पास ROH था आपके पास फिनॉल, इसमें आपने एल्काइल हैलाइड कोई सा डाला, सपोज RX कोई एल्काइल हैलाइड डाला है, मैं RCl लिख देती हूँ क्योंकि हम HCl की बात कर रहे थे। तो जब ये रिएक्शन हुई तो ये बन गया आपका ROR और साथ में मिल गया HCl। तो ये जो HCl है ये कैसा है, कोरोसिव नेचर का है और साथ में कॉजेज एसिड रेन। यहां तक आप नोट कर लीजिए। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है द डिजाइन ऑफ सेफ ऑक्सिलरीज एंड सॉल्वेंट्स। इस बात का ये मतलब है कि जो भी रिएक्शन हम करेंगी उसमें जो हम सॉल्वेंट या अदर ऑक्सिलरीज को यूज़ कर रहे हैं वो सेफ होने चाहिए, परफॉर्म करने वाले के लिहाज से भी और एनवायरनमेंट पे जब हम उसे डिस्पोज ऑफ करें उस लिहाज से भी। अभी समझते ये हैं कि अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी कंपाउंड को दूसरे में, अगर आपके पास वो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिक्स कर दें और बहुत बेटर एफिशिएंट रिएक्शन हो जाए। होती है कुछ रिएक्शन जो आपके मैकेनिकल मिक्सिंग से पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सॉल्वेंट में एफिशिएंटली जो आपका कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाता है और फिर वो जो कंपाउंड है दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करता है, उसके मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो यानी कि हम रिएक्शन में यूज करते हैं सॉल्वेंट। अब इन सॉल्वेंट को रिएक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, कंपाउंड को तो फिल्टर ऑफ करते हैं, फिल्टर आउट करने के बाद अपने पास रख लेते हैं। फिर ये जो सॉल्वेंट बचता है ये कहाँ जाता है, इसे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं बाहर। अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो ये सॉल्वेंट्स इतने भी सेफ नहीं है कि एनवायरनमेंट में डायरेक्टली आप डाल दें और कुछ फर्क ना पड़े उससे। तो ये थी परेशानी। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि जहां पर कुछ ऐसे सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैजार्डस थे, वहीं अगर हम किसी ऐसे सॉल्वेंट को यूज कर सकें जो सेफ हो तो इट विल बी मच बेटर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास इथेनॉल में कोई रिएक्शन होती है और इथेनॉल आपका सॉल्वेंट है, आप उसमें रिएक्शन कर रहे हैं, एफिशिएंटली वो रिएक्शन हो रही है, उसकी जगह आप उसी रिएक्शन को वाटर में कर लें फिर, तो ये एक एग्जाम्पल, एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। दूसरी बात, अब ये ध्यान रखिएगा, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन सॉल्वेंट है। उसके केस में हम ये समझते हैं कि जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है और ना पूरी तरीके से गैस है, हमारे पास उसका एक रिएक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्टर होता है उसमें हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को, पहले हमने एक वेसल ली, वेसल में अपने कंपाउंड्स डाले जिसमें रिएक्शन होनी है, उस वेसल की बात हो रही है, अपने कंपाउंड्स डाले, उसके बाद पूरा इसे एयरटाइट कर दिया, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करना शुरू करा। अब हमने उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसी सुपर क्रिटिकल स्टेट में आ जाती है, सेमी लिक्विड स्टेट आप इसे समझ सकते हैं। तो तब क्या होगा, ये मिक्स करने में हेल्पफुल होगी आपके जो कंपाउंड है उनको, क्योंकि सेमी लिक्विड स्टेट है, यस और नो। तो अगर उन्हें मिक्स कर सक रही है तो जितनी देर रिएक्शन होनी है हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। रिएक्शन होने के बाद आप एक तरफ से नोजल ऑन करेंगे तो अब वो वापस से गैसियस स्टेट में चले जाएगी, क्योंकि सुपर क्रिटिकल स्टेट में आने के लिए उसे उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे ही आप रिलीज करेंगे प्रेशर को तो धीरे धीरे ये गैस एनवायरनमेंट में हो जाएगी एस्केप आउट। तो आपको अलग से कुछ फिल्ट्रेशन नहीं करना पड़ा, फिल्ट्रेशन करके किसी चीज को डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ा कि एनवायरनमेंट में वो हार्म करेगा। अब बच्चों का एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी तो ग्रीन हाउस गैस है, ये हम एनवायरनमेंट में भी रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें इतनी सी समझने की बात है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने CO2 सिलेंडर में भरी है ये इसी एनवायरनमेंट से ली गई है, कहीं बाहर से नहीं आई है, ठीक है। तो जहाँ से ली वहीं पर डाल दी। और दूसरा एस्पेक्ट, एनवायरनमेंट में 0.03% की अप्रॉक्स शायद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इतनी रिलीज होगी तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट क्वान्टिटी में नहीं है कि ये ग्रीन हाउस गैस के लिए की तरीके से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो यानी कि हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ ग्रीन सॉल्वेंट, सेफ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे अपने 5th प्रिंसिपल को। ओके, तो जो आपका 5th प्रिंसिपल है वो कहता है
कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना है, ऐसे केमिकल्स को डिज़ाइन करना है जो कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज ना करे और ना ही वो हैज़ार्डस हो। अब इस बात का क्या मतलब है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो शायद आप बेटर समझ पाएंगे इस चीज़ को। होता ये था कि फेनासिटीन नाम की एक ड्रग थी जिसे एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अब ये टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन एंटीपायरेटिक ऐसी ड्रग होती है जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर डाउन करती है, यानी कि फीवर को रिड्यूस करती हैं। और दूसरा होता है एनाल्जेसिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो पेन किलर की तरह काम करती है, यानी कि पेन को भी रिलीव करती है। लेकिन इसके साथ परेशानी क्या थी, लॉन्ग टर्म में देखा गया कि ये है कैंसर कॉजिंग, तो ये सेफ नहीं है ना। तो फिर क्या करा, इसका रिप्लेसमेंट आया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल भी एनाल्जेसिक है, साथ में एंटीपायरेटिक है, बुखार भी कम करती है, बॉडी पेन भी कम करती है, लेकिन इससे कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है कि वो कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होगा कि इससे पहले हमने कहा था अवॉइड द जनरेशन ऑफ हैजार्डस केमिकल, तो ये दोनों आपस में एक जैसे लग रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है, वहां जब हम बात कर रहे थे जो साइड प्रोडक्ट बना था, बाय प्रोडक्ट बना था, हम उसकी बात कर रहे थे। जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा बना हुआ जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो हैजार्डस नहीं होना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जो अपना फंक्शनिंग कर रहा था, उससे कोई हमें हार्म नहीं हो। तो इसे आप नोट कीजिए, साथ में मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। Earlier phenacetin was used as an antipyretic, पीछे लिख देती हूँ, फीवर रिड्यूसिंग, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को लोअरिंग करती है जो, एंड एनाल्जेसिक ड्रग, ब्रैकेट में लिख देते हैं पेन किलर, which was found to be cancerous. Okay, it has been replaced with paracetamol having same properties या फिर potential, same potentials। इसके अंदर same potentials है कौन कौन से, एनाल्जेसिक भी एंड एंटीपायरेटिक, ठीक है। सो ये है इसका एग्जाम्पल। आपके फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, डिजाइनिंग सेफ केमिकल्स, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में मूव करती हूँ जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना बेटर है। ठीक है, सो देयर शुड बी मिनिमम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, minimum consumption of energy during the course of any reaction, during the course of reaction. अब एग्जाम्पल हम इसमें कैसे समझ सकते हैं, नॉर्मली जो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम किसी रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर कर सकते हैं तो हमें रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हीटिंग इट। दूसरी बात, किसी रिएक्शन में हीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, नॉर्मली अगर आप बर्नर लगा रहे हैं या फिर किसी अदर मेथड से उसे हीट करके रिएक्शन कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। तो यही है इसका एग्जाम्पल, मैं इसे नोट कर लेती हूँ। ओके, सो माइक्रोवेव असिस्टेड reactions are more energy efficient, इसे नोट कीजिए। ओके,
सो आज के लिए हम 6 प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में बचे हुए 6 प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे 4R रूल। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।